ऑन। वेरी गुड। ओके, तो कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो आप लोग उसको एक बार रिवाइज कर लेना। कोई ऐसा बहुत बहुत वाला इंपॉर्टेंट वाला नहीं था, यानी जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया वाला था ना, उसमें मेन तीन चीजें ही अपने को पढ़नी थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। हालांकि इसको ऐसे इन्होंने शुरू किया था कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के स्टेजेस बताई पहले, तो फिर ऑब्जेक्टिव बताए, फिर इन्होंने एक्चुअली क्या किया ये बताए, एलपीजी को एक्सप्लेन किया था। ठीक है। अब अब देखते हैं हमारे सामने नया टॉपिक आ रहा है। हम्म एक तो हमने कल देखा था ना, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस वाला, है ना। तो वो अपन ने यस सर। देखा। हाँ, अब इसके बाद में एक देखना है। एक सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, जस्ट अ सेकेंड। आज है ना, कुछ एक टॉपिक आपने को नोट करना पड़ेगा, है ना। ओके वो सर। आप इसको लिखना है ना, कॉपी ओपन करो और दो चार पॉइंट में लिखा रहा हूँ, उसको करना है। ठीक है ना। आपको क्या नोट करना है, मैं एक मिनट ढूंढ रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, तो हमने देखा था लास्ट जो टॉपिक था, इट वाज इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री ऑफ 1991, है ना। यानी कि 1991 में जो हुआ था उसका इम्पैक्ट ये आया। प्लीज म्यूट कर दो बेटा, जो भी आप म्यूट। हम्म आवाजें बंद करो यार, कितना कितना वो करते हो। हम्म ये क्या था, अटक गए क्या सर? सर कहाँ अटकेंगे? सर यहीं खड़े हैं, बैठे हैं मतलब। पब्लिकली तो मत लिखो, कमाल करते हो। नाउ एवरीबडी शुड वो म्यूट। एक्चुअली एकदम देते। अरे मैं कहीं नहीं अटका भाई, मैंने बताया ना, इंपॉर्टेंट मैसेज था, मुझे रिप्लाई करना जरूरी था। हाँ, तो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ये पॉइंट जो है ये 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी का इफेक्ट था, इम्पैक्ट था। नाउ व्हाट वाज द रेस्पॉन्स, अपने को वो रेस्पॉन्स लिखना है। ठीक है, तो वो मैं रेस्पॉन्स यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, इसको आप लिखना। रेस्पॉन्स ऐसे लिखना है इसको, मैनेजेरियल रेस्पॉन्स। मैनेजेरियल रेस्पॉन्स ऑफ द impacts, रेस्पॉन्स की स्पेलिंग, रेस्पॉन्स ऑफ द impacts ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। यानी कि वो जो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देखी थी, न्यू इकोनॉमिक नहीं, आपकी बुक में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लिखा हुआ है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो जो इम्पैक्ट हमने देखे, अब हम उसके रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं कि उसको मैनेजर्स ने कैसे रेस्पॉन्स किया। तो आप लिखना है इसमें सबसे पहला पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन स्प्री, ये पहला पॉइंट है। और इसका मीनिंग क्या लिखोगे, द कंपनीज स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग
The companies started diversifying means adding new products in their product line. मतलब कंपनीज ने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया. दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग न्यू प्रोडक्ट्स. ठीक है, अगला लिखेंगे इसके अंदर जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर भी कह सकते हैं. जॉइंट वेंचर ही ठीक है यार, एक ही नाम बहुत है, कंफ्यूजन बढ़ेगा. ऐसा लिखेंगे अपन इसमें, मेनी MNCs came in India with merging. नहीं, came in India while merging with few Indian brands. मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो हुआ उसके अंदर कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इंडिया में आई, तो वो अपने यहाँ के लोकल ब्रांड्स के साथ में उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया, है ना. इसमें इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं लेकिन वो सेंसलेस एग्जांपल्स है, तो लीव देम. जॉइंट वेंचर, देन ब्रांड बिल्डिंग. सर स्प्री मतलब क्या होता है? स्प्री मतलब यार एक्चुअल वर्ड आई एम मिसिंग दैट वर्ड. एक मिनट. स्प्री का मीनिंग गूगल बता रहा है. इसने तो गूगल को ही फिल्म ढूंढ के दे दी. स्प्री का मीनिंग है a short time that you spend during something you enjoy, often doing too much of it. डाइवर्सिफाइंग. स्प्री मतलब डाइवर्सिफाइंग का स्कोप ले लिया. मतलब आप डाइवर्सिफाई करोगे जिससे कि आप अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हो. यहाँ डाइवर्सिफिकेशन का एक्चुअली कोई सॉरी स्प्री का कोई एक्चुअल प्रॉपर मीनिंग नहीं है, लेकिन अपन इसको कनेक्ट करके ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का स्कोप बढ़ा दिया. वी स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग. इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वी स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग. स्प्री अगर नहीं भी लिखना चाहो तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन वाज स्टार्टेड, है ना. स्प्री का मीनिंग जो है वो बहुत इम्प्रॉपर है, क्योंकि जो बुक में लिखा था वो तो हमने एज इट इज ले तो लिया है, लेकिन मतलब का नहीं है. एक लिखा है ब्रांड बिल्डिंग. ब्रांड बिल्डिंग का मतलब हो गया क्रिएटिंग सर गुडविल. बूस्ट होता है. घोस्ट. बूस्ट स्प्री में. अच्छा हाँ, मतलब बढ़ाना, बूस्ट इंक्रीज करना. ठीक है, ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. बट वो यहाँ पर रिलेट नहीं कर रहा है. यहाँ पर रिलेट क्या कर रहा है ना कि डाइवर्सिफिकेशन का स्कोप बढ़ा दिया. कंपनी स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग. वो पहले एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब वो ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने लग गए. ये है. फिर ब्रांड बिल्डिंग पे आ जाते हैं, क्रिएटिंग गुडविल. यानी कि अब हम अपनी कंपनी की गुडविल को इनहेंस करने लग गए. ब्रांड बिल्डिंग थ्रू एडवर्टीजमेंट्स एंड ऑल. through advertisements and other promotional tools. ठीक है. देन एक और आ रहा है, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. मतलब कंपनी स्टार्टेड यूजिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर मोर प्रोडक्शन. कंपनी जो है वो ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए नई टेक्नोलॉजी यूज करने लग गई. देन शार्पली इंप्रूव्ड कंपनसेशन लेवल्स. कंपनसेशन लेवल्स, इसका मतलब ये हो गया, कंपनीज स्टार्टेड
पेइंग मोर टू देयर मैनेजर्स। कंपनी जो है वो अपने मैनेजर्स को ज्यादा पे करने लग गई, क्योंकि कंपनी को ये समझ में आ गया कि अपने मैनेजर्स को ज्यादा पे करेंगे तो ही वो बढ़िया काम करेंगे, और डेफिनेटली उनका वर्कलोड बढ़ने लग गया मैनेजर्स का, तो उन्होंने सैलरीज और वेजेस इंक्रीज कर दिए। और एक और पॉइंट है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस मीन्स कंपनीज started producing things after considering the customer demands। ये इम्पैक्ट वाले पॉइंट में भी था, मोर डिमांडिंग कस्टमर, और एक पॉइंट था मार्केट ओरिएंटेशन। ये उन दोनों पॉइंट्स में से ही निकला है। एक्चुअली ये मैनेजरियल रेस्पॉन्स है। मैनेजरियल रेस्पॉन्स मतलब ये हुआ कि 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके इम्पैक्ट ये पड़े कि कंपटीशन बढ़ने लग गया, कस्टमर स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर मोर, देयर वाज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वी रिक्वायर्ड पीपल फॉर मींस हमको एचआर जो होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज जो होंगे वो ज्यादा इंप्रूव्ड और ट्रेंड चाहिए हमको। देयर वाज अ नीड फॉर नेसेसिटी, देयर वाज अ नीड फॉर चेंजिंग द पैटर्न, क्योंकि जो पहले पैटर्न मिलता था वो गवर्नमेंट हमको बना बनाया देती थी, लेकिन अब वो चेंज होने लग गया। देन देयर वाज मार्केट ओरिएंटेशन एंड लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। इन सब का इफेक्ट क्या आया? तो इफेक्ट ये हमारे सामने आया कि कंपनीज ने ज्यादा डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया, उन्होंने ज्यादा प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। पहले एक ही प्रोडक्ट बनाते थे, अब वो मल्टी प्रोडक्ट में चले गए। जॉइंट वेंचर मतलब अगर मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आएंगी, आप सोचो, एक तो उनके लिए दिक्कत है कि एक नए मार्केट में एंटर करना है, और दूसरा लोकल मार्केट के लिए एक प्रॉब्लम है कि मल्टीनेशनल डायरेक्ट आ रही है तो उनका कंपटीशन एक इंटरनेशनल ब्रांड से होने वाला है। तो ये सब दिक्कतें होती है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई कंपनी इंडिया में आएगी तो वो कोलैबोरेट करेगी, मारुति और सुजुकी बढ़िया एग्जांपल है। देन ब्रांड बिल्डिंग, कंपनीज को अपना ब्रांड एनहेंस करना पड़ा, क्योंकि कंपटीशन इतना इंक्रीज होने लग गया कि अगर आप मार्केट में सरवाइव करना चाहते हो कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो आपको अपने ब्रांड को इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ब्रांड बिल्डिंग भी किया इन्होंने। इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर दिया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसलिए क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस बढ़िया चले, definitely if you want to survive in competition also you will have to improve your technology। तो definitely न्यू टेक्नोलॉजी का यूज शुरू कर दिया। कंपनसेशन लेवल्स यानी कि सैलरीज, वेजेस इंक्रीज किए गए स्पेशली फॉर द मैनेजर्स, क्योंकि अगर मैनेजर से काम करवाना है तो उनको पे करना ही पड़ेगा। और फिर जो सारा फोकस हो गया वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग हो गया, मींस जो भी कंपनी प्रोड्यूस करेगी वो अपने कस्टमर्स के हिसाब से ही प्रोड्यूस करेगी। तो ये मैनेजरियल रेस्पॉन्स है, सिलेबस में एडेड है लेकिन हमारे बुक में नहीं है, इसलिए आपको अलग से नोट करना है इनको। शायद मैंने नोट्स में दे रखे हैं, बट नहीं हो तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, मैं वापस पीछे जा रहा हूं। अब हम देख लेते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा इवेंट हुआ ऑन नवंबर 8 2016। मोदी जी रात को 8 बजे टीवी पे आए और उन्होंने कहा कि मित्रों, ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है, ब्लैक मनी खूब हो गया है, आतंकवाद बढ़ रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजों से बचने के लिए हम आज से 500 और 1000 के नोट बंद कर रहे हैं। जो नोट चल रहे थे वो अचानक बंद हो गए। मैं भी भागा रात को, जितने पैसे एटीएम से निकल सकते थे 100-100 रुपए के नोट निकाले, लेकिन उसके बाद में फिर तो एटीएम ने भी हाथ खड़े कर दिए। 1000-500 के जितने नोट लोगों के घरों में थे सब बाहर आ गए, छुपे हुए नोट और सब। तो यही है डीमोनेटाइजेशन। क्या हुआ डीमोनेटाइजेशन मतलब सीजिंग द करेंसी, है ना, मतलब करेंसी को एक तरह से बंद कर देना, करेंसी का सर्कुलेशन बंद कर देना।
इसको बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दिस बुक, इन आवर सिलेबस, डीमोनेटाइजेशन का मीनिंग नहीं लिखा है, और केवल और केवल डीमोनेटाइजेशन के बेनिफिट्स दिखा रखे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल फायदे ही हुए, कुछ बारे बहुत भारी नुकसान भी हुए, वो हमारे को सिलेबस में दे नहीं रखते हैं। तो एनीवे, डीमोनेटाइजेशन का मीनिंग अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो। एक सेकेंड, स्क्रीन को थोड़ा सा इधर लेते हैं और डीमोनेटाइजेशन का मीनिंग लिखते हैं। आओ भाई, sometimes I want to write and this poor thing doesn't allow me to write. ये यहाँ चल रहा था। डीमोनेटाइजेशन, demonetization means seizing the circulation of legal tender currency। ये इसका एक कॉमन डेफिनेशन कह सकते हो। सीजिंग द सर्कुलेशन ऑफ लीगल टेंडर करेंसी, ठीक है, ऑन 8 November 2016, currency notes of ₹1000 and ₹500 were stopped from circulation। दिस, इतना छोड़ दो रे, इतना ही बहुत है, ठीक है ना। मेन तो ये ऊपर वाला जो वर्ड था ना, यही काम का है, सीजिंग द सर्कुलेशन ऑफ लीगल टेंडर करेंसी। एक्चुअली लीगल टेंडर इसलिए बोलते हैं कि हमारे जो करेंसी नोट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस वैल्यू को। एक्चुअली नोट की कोई वैल्यू नहीं है, या यूं समझो कि वो उतनी वैल्यू, उतने क्या कहेंगे उसको, एक नोट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। उस नोट के अंदर जो कैनवस लगा हुआ है या उसकी प्रिंटिंग का खर्चा है, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, लेकिन वो असल में रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास हम जितना पे कर सकते हैं उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम उस पर्टिकुलर करेंसी नोट को असल में लीगल टेंडर बोलते हैं। लीगल टेंडर वो एक तरह से एक ऑर्डर होता है उस बैंक को, जिसके बिहाफ पे हम कोई पेमेंट कर रहे होते हैं। जनरली जैसे हमने 1000 रुपए दिए तो आजकल तो 1000 है नहीं ना, जैसे 2000 का नोट दिया तो 2000 का नोट यानी 2000 रुपए की वैल्यू हम आपको पे करने के लिए बैंक को ऑर्डर दे रहे हैं कि आप हमारी तरफ से इनको पे करेंगे, और ये रिप्रेजेंट करता है उस वैल्यू को। और अगर इस रिप्रेजेंटेशन को ही हम सीज कर देते हैं तो ये बन जाता है डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। तो 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन तो किया है, 1500 के नोटों को बंद किया था जो वैसे यहाँ पे लिखा है सीजिंग टू बी लीगल टेंडर एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू स्पेसिफाइड पर्सन सच एज पेइंग यूटिलिटी बिल्स वगैरह, ये सब बंद हो गए थे, लेकिन मीनिंग हमने नीचे लिख लिया है। आगे दे रखा है द एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन, counterfeiting the use of high denomination notes for illegal activities and especially the accumulation of black money। तो इन्होंने 3 चीजें बताई हैं, एक तो है करप्शन हटाना, एक है काउंटरफिटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटी कैसे, आपने सुना होगा जैसे ये जो टेररिस्ट होते हैं वो जब जैसे कश्मीर में पर्टिकुलरली अटैक करवाते हैं, लोकल लोगों को आपने सुना होगा कि वो पत्थर मारते हैं, वहां की आर्मी जो भी है, मतलब इंडियन आर्मी जो उनके कंट्रोल के लिए है, उनको प्रोटेक्शन के लिए है,
वो उन्हीं के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि उनको टेररिस्ट लोग 500-500 रुपए देते हैं कि जाओ और अटैक करो। ये जो भी ऑन करके बैठा प्लीज बंद कर दो, है ना? तो इस चीज को रोकने के लिए 500 का नोट ही बंद कर दिया। और अगर इस तरीके से हम कंट्रोल कर पाएंगे तो हम और भी इलीगल एक्टिविटीज, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े नोट्स के अंदर कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो टैक्स का पता नहीं चलता है कोई कितना टैक्स पे कर रहा है। हु इज स्पीकिंग? हम्म। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, हाँ, तो जो लोग इस तरीके से आ, बहुत बड़े लेवल पे इलीगल तरीकों से कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी इन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया। जैसे क्या होता है ना, जमीन खरीदी, यू आर बाइंग सम लैंड एट अ वेरी हाई प्राइस बट यू आर नॉट पेइंग थ्रू एनी लीगल टेंडर, या यूं समझो कि आप चेक के थ्रू पेमेंट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग थ्रू बैंक और लाइक दैट, तो क्या होता है उसका पता ही नहीं चलता है कि कितना ज्यादा पे कर दिया। तो क्या होता है, उस कैश के ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए इन्होंने बंद कर दिया, यानी उस कैश की सर्कुलेशन को ही बंद कर दिया। ब्लैक मनी, बहुत सारे लोगों ने पैसा छुपा के रखा हुआ है जो बैंक्स में नहीं है और वो कैश के अंदर घर में रखा हुआ है, तो ये उसको कंट्रोल करने के लिए भी इन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया। देखो मैं वही बोल रहा हूं जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना? इससे और भी ज्यादा चीजें हुई हैं, और कई चीजें जो लिखी गई है एग्जैक्टली वो नहीं भी हुई है। लाइक ब्लैक मनी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि 99% से ज्यादा करेंसी बैंक्स में वापस आ गई थी। तो इससे ये प्रूव हो गया कि करेंसी का सर्कुलेशन जो हो रहा था वो, लाइक भले ही वो चीज कैसे भी हो रही थी, बट ये प्रूव नहीं कर पाए कि उसमें ब्लैक मनी कितना था, क्योंकि वो पैसा बैंक्स में आ गया। दूसरा, ये चाहते थे टैक्स कलेक्शन, तो हाँ टैक्स कलेक्शन जरूर हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा छुपा रखा था उन्होंने उसको जमा कराया, तो डेफिनेटली टैक्सेस लोगों से ये कवर कर ही पाए। एनीवे, तो कुछ चीजें हुई भी हैं, कुछ चीजें नहीं भी हुई है। तो अब इसके फीचर्स लिखे हुए हैं डीमोनेटाइजेशन के। तो मेन बात तो वही है, डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। Cash holdings arising from declared income was readily deposited in banks in exchange for new notes. ठीक है? But those with black money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes at a penalty rate. तो कुछ लोगों ने, जिन्होंने पैसा छुपा रखा था, वो बाहर आ गया, तो उनको पेनल्टी रेट के साथ में टैक्सेस पे करने पड़े। Then demonetization is also interpreted as a shift on the part of the government, indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted. जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे थे उनका सब कैश सामने आ गया और उनको टैक्स पे करना पड़ा। तो गवर्नमेंट ने एक तरह से ये एक मैसेज कर दिया कि टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी एक्सेप्टेड। Then demonetization also led to tax administration channelizing savings into formal financial system. एक्चुअली क्या होता है, अगर कैश एक ही जगह पर स्टॉप हो जाता है, जैसे हमने अगर उसको अपने घर में रख लिया और वो सर्कुलेशन में नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रुक जाता है। आप समझ सकते हो इसको, कि अगर मनी सर्कुलेशन में नहीं जाएगा तो फिर वो यूज कैसे होगा, उससे हम काम में कैसे ले पाएंगे। तो as soon the cash was again deposited in banks, it was used by the banks for giving loans। तो इससे क्या हुआ, और भी ज्यादा मनी का सर्कुलेशन बढ़ने लग गया, और कंट्री में आप ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ हमने कुछ स्टेप्स आगे बढ़ाए। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि वो मनी जो हमने वहां पर डिपॉजिट कराया वो सर्कुलेशन में आ गया, तो हमारे जो सेविंग्स थे वो चैनल हो गए प्रोडक्टिव यूजेस की तरफ। चैनलिंग का मतलब क्या हो गया ना, कि हमारा जो पैसा है वो छुपा हुआ था, वो निकल के सामने आ गया, अब वो सर्कुलेट हो रहा है, अब वो बैंक्स के पास चला गया, बैंक अब उसको लोन देने के लिए काम में ले रहे हैं।
तो ऐसे करके एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप होता है और हुआ। एंड अनदर फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट ए लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। देखो पहले 3 पॉइंट तो इन्होंने टैक्स से रिलेटेड बता दिए कि एक तो टैक्सेस जमा होने लग गए, गवर्नमेंट का मैसेज कि हम टैक्स नहीं पे करने वाले को नहीं छोड़ेंगे, और टैक्स के नाम पे जो इनको पैसा मिला, यानी जितना उनके पास में पैसा आया उसको एक फॉर्मल फाइनेंशियल इकोनॉमी डेवलप करने में हेल्प मिली। और फोर्थ पॉइंट जो है पर्टिकुलरली दिस इज सेइंग समथिंग लाइक कि अब लेस कैश इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट, आप इसमें यूपीआई और यहाँ पीओएस का नाम भी दे रखा है इन्होंने। पीओएस मशीन जानते होंगे जिसमें हम कार्ड स्वाइप करते हैं, उसको पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोलते हैं, तो वो डेवलप हो गई। यूपीआई जैसे पेटीएम या भीम या फोन पे, गूगल पे, ऐसे बहुत सारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम डेवलप होने लग गए। तो ये एक बहुत अच्छा मूव रहा जिसकी वजह से करेंसी नोट्स जो होते हैं वो कैरी करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक तरह से गवर्नमेंट और बैंक्स हमारे हर ट्रांजैक्शन पे नजर रख सकते हैं। अगर हम कैश में पेमेंट करते हैं ना, तो उसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता, किसी ने दिया और किसी ने लिया, बस बात वही खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही अगर हम यूपीआई या फिर पॉइंट ऑफ सेल मशीन के थ्रू पेमेंट करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो इट इज रिकॉर्डेड। तो छोटे से छोटा पेमेंट, भले ही आप 10 रुपीज की चॉकलेट खरीदोगे या चाहे आप 10 लाख की कार खरीदोगे, अगर आप डिजिटल पेमेंट करोगे तो डेफिनेटली इट विल बी रिकॉर्डेड। तो एक तरह से डिजिटलाइजेशन भी डेवलप हुआ। ये है इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। ये कुछ इम्पैक्ट्स आए, तो क्या इम्पैक्ट रहे? सबसे पहले मनी रेट या इंटरेस्ट रेट की बात करें तो कैश ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन हो गए, बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज हो गए, और फाइनेंशियल सेविंग्स भी इंक्रीज हो गई क्योंकि लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। कैश ट्रांजैक्शन कम हुए क्योंकि डिजिटल पेमेंट इंक्रीज हो गए थे। बैंक्स में डिपॉजिट्स बढ़ गए क्योंकि लोगों को ये लगा कि फिर से डिमोनेटाइज नहीं हो जाए, तो उन्होंने बैंक में पैसा रखना शुरू कर दिया। सेविंग्स बढ़ गए। प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन हुई। प्राइवेट वेल्थ क्यों डिक्लाइन हुई? क्योंकि डीमोनेटाइज हो गया ना, तो हमारे पास जो कैश पैसा बचा रहता था वो काम में नहीं आया, सीधी सी बात है, वो बैंक में चला गया, तो प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन हो गई। एक और बड़ी बात है, रियल एस्टेट की प्राइसेस गिर गई। असल में सबसे बड़ा जो ट्रांजैक्शन होता है विदाउट क्या कह सकते हैं, विदाउट इंफॉर्मेशन टू बैंक्स और गवर्नमेंट, वो रियल एस्टेट में ही होता है। रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी, जमीन या बिल्डिंग्स, या इनमें जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अब हुआ क्या कि जब सब कुछ डीमोनेटाइज हो गया तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी अचानक से डिक्लाइन हो गया। तो इस हिसाब से लोगों का पैसा फंस गया जिनके पास प्रॉपर्टी पड़ी थी, और जिन लोगों के पास में जो अब बेचना चाहते थे उनको कम रेट के ऊपर ही वो बिक रहा था। तो ये एक बड़ा नुकसान हुआ प्राइवेट वेल्थ में। पब्लिक सेक्टर में कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि सारा काम ऑलरेडी डिजिटल वे से ही हो रहा था, या फिर वो गवर्नमेंट और बैंक्स की निगरानी में होता है। इस कारण से पब्लिक सेक्टर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। डिजिटाइजेशन वाज इंक्रीज्ड क्योंकि यूपीआई और डिजिटल पेमेंट इंक्रीज हो गए। रियल एस्टेट के प्राइसेस डिक्लाइन हुए, अभी बताया आपको, और टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े डीमोनेटाइजेशन के। डीमोनेटाइजेशन में से वैसे जब से ये टॉपिक ऐड हुआ है ना, तब से इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया। हाँ, ये जरूर आया है कि डीमोनेटाइजेशन कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसमें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट हम पॉलिटिकल कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन का एनफोर्समेंट लीगल होगा, क्योंकि इसके अंदर हमको फोर्सफुली कहा जाता है या कहा गया कि आपको 500 और 1000 के नोट्स यूज नहीं करने हैं, और 31 दिसंबर तक में उसको वापस जमा कराना था बैंक के अंदर। तो वो एक तरह से लीगल इफेक्ट डाल रहा है। और डिमोनेटाइजेशन के कारण हमारा जीडीपी 2% से कम हुआ था इन 2017। तो ये जो पॉइंट्स हैं, आई मीन जो लास्ट वाला है वो इकोनॉमिक हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन जरूर आया हुआ है कि डिमोनेटाइजेशन के
पूरा ये पेज पैराग्राफ लिख दिया और फिर पूछा कि कौन कौन सा एनवायरनमेंट आपको नजर आ रहे हैं, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन ऐसा पॉइंट पहले ऐसा पॉइंट नहीं आया है जिसके अंदर आपको डिमोनेटाइजेशन एक्सप्लेन करने के लिए बोला। आगे के सारे टॉपिक्स हम देख चुके हैं और दिस इज हाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हो। यस यू कैन राइट। सर जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तब डे टू डे ट्रांजैक्शन कैसे हुए? पीपल के नोट्स तो बंद हो गए थे, बैंक्स के पास चले गए, तो फिर कैसे हुआ? इमीडिएट नहीं हुआ, धीरे धीरे ही हुआ था। उस समय जो लोग ऑलरेडी पेटीएम वगैरह यूज कर रहे थे या जिन दुकानों के पास में पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स थी उनको दिक्कत कम आई, लेकिन जिन लोगों के पास में कैश था उनको बहुत दिक्कत आई। लाइन में खड़े होकर के लोगों को ये सब करना पड़ा था, है ना। तो एकदम से तो नहीं हुआ। आदित्य लाठी, हाँ बेटा, इफ यू कैन स्पीक। वैसे मुझे जहां तक ध्यान है मैंने सबको बंद कर रखा है, तो यू कैन राइट। आप चैट बॉक्स में आकर के अपना क्वेश्चन लिखो। नाउ आई हैव अलाउड यू टू अनम्यूट। सर जो जीडीपी होती है उसको लिक्विडिटी से फर्क पड़ता है क्या? यानी कैश जो हमारे हाथ में है उससे एक्चुअली वो काउंट ही नहीं होगा ना उसके अंदर, पता कैसे चलेगा? मेन प्रॉब्लम ही यही है कि जीडीपी इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन। आपका कितना प्रोडक्शन हो रहा है पूरी कंट्री में साल भर के अंदर। अब उसका कैश हमारे पास कितना है उससे फर्क यूं पड़ेगा कि आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। जो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर हुआ था, वर्कर्स को पेमेंट नहीं दे पाए, वर्कर्स अचानक से काम नहीं कर पाए, फैक्ट्रीज जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी वो अचानक से रुक गई, उनका काम बंद हो गया। मेन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं क्या हुआ। मेन तो क्या हुआ, जैसे उस टाइम पर नवंबर दिसंबर जैसे जैसे सर्दियां पड़ने लगी तो हम आसपास की शॉप से जैसे कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो मैंने एक वूलन खरीदा और मैं उसको कह रहा हूँ यार सब पुराना माल रखा हुआ है, वेयर इज न्यू, हमको कुछ नया दिखाओ। तो बोला नया खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। क्यों नहीं है पैसे? क्योंकि हम ज्यादातर ट्रांजेक्शन्स कैश में ही करते हैं। उसने स्ट्रेट बोला कि ये जितना भी लोकल मार्केट है ये सब कैश में ट्रांजेक्शन करता है। अब हमारे पास कैश है ही नहीं, हमको जाना पड़ेगा वहां पर, और जहां से हम माल लेकर आते हैं हम उनको पे करते हैं और फिर लेकर आते हैं, तो अभी पैसे ही नहीं है, इस कारण से नहीं हो पा रहा है। तो जहां से उनको माल खरीदना है वो बेच नहीं पा रहे। तो नतीजा ये हुआ ना कि एक सर्कुलेशन जो चलता रहता है वो रुक गया, बिकॉज देयर वाज नो मनी इन द हैंड्स। तो समहाउ इनडायरेक्टली जीडीपी पे इफेक्ट आया, है ना। एक डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता है, Yes. लेकिन जब लोगों की जेब में पैसा ही नहीं होगा तो फिर वो सर्कुलेशन रुक गया। और ये एक बहुत कम टाइम के लिए हुआ था। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा वापस आने लगा इट अगेन स्टार्टेड। तो अराउंड 6-7 मंथ लगे थे, थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी। तो ऐसे इनडायरेक्ट इफेक्ट था। ठीक है, यस सर। ओके, एनीथिंग एल्स? चलो अगर नहीं है तो अपन यहीं पे इसको ऐड करते हैं। मैं इस चैप्टर का एक स्मॉल रिवीजन कल वापस लूंगा। इसको अपन अभी एंड नहीं करेंगे, इस पूरे चैप्टर को मैं एक बार वापस से पूरा पढ़ाऊंगा, बट कल में ही, यानी 45 मिनट्स में हम इसको पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, बट इन वेरी शॉर्ट। ओके सर ये वीडियो ओके सर। हाँ बोलो। ये वीडियो ऐप पे पोस्ट होंगे क्या? हाँ मैं हमेशा कर रहा हूँ, मैं लिंक सर दे अभी देता हूँ मैडम को यूट्यूब वाला। मैं इसको क्या करता हूँ यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ और वहां आप इसको सर देख कल सकते का हो। नहीं है? नहीं मैंने लिंक दे दिया है मैडम को, मैंने नहीं, लिंक वो दे दिया ऐप है। के ऊपर नहीं आया था। सर नहीं आया अच्छा, कल का। हो सकता है वो अब डालेंगे, हो सकता है। ठीक है, बाकी मैं डाल दूंगा बिल्कुल। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय। बाय सर। बस थैंक यू सर। बाय सर। गुड डे, गुड Thank you, डे, sir. गुड डे। थैंक यू सर।
किसी को दे जाते हैं। बाय।